in continuation with the last video, I am calling from, मैं जो बात कर रहा हूँ वासुदेव धाम उग्रसेनपुरी से बात कर रहा हूँ। प्रोफेसर अग्रवाल तामसिक एंटीडोट वाले। और हम लोग समुद्र मंथन की बात कर रहे थे, समुद्र मंथन से पहले और समुद्र मंथन के बाद। तो इस सिलसिले में हम लोग बात कर रहे थे पिछले वीडियो में, तो उसको मैं आगे बढ़ाते हुए अब आगे बात कर रहा हूं कि हम लोग जो बात कर रहे थे वो क्या बात कर रहे थे, हाँ, कि ये जो हुआ है हमारा, मेरे को लगता है कि कुछ गड़बड़ होगी, पर कोई बात नहीं, हम उसके समुद्र मंथन के बाद की बात कर रहे हैं मेनली, प्राइमरीली। वैचारिक प्रदूषण की बात करी हमने। रोग जो आते हैं, प्रदूषण से रोग आते हैं, और प्रदूषण जो है वो तम गुण का उपयोग है। तम गुण का उपयोग करोगे तो उसका रिजल्ट आएगा प्रदूषण, और प्रदूषण जो है वो रोग देता है, और रोग शरीर को रोगी बनाता है, वातावरण को रोगी बनाता है। और वैचारिक प्रदूषण जो है, तम जो गुण है वो वैचारिक प्रदूषण फैलाता है, और जिसकी पहले लक्षण है स्ट्रेस, फिर सिर दर्द, और फिर वो दर्द चलता चलता कहां जाएगा कुछ नहीं पता, और कितना हो जाएगा, कितनी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, क्वालिटी बढ़ जाएगी, वगैरह वगैरह। हम लोग क्वालिटी की बात कर रहे थे पीछे, उसमें क्वालिटी और क्वांटिटी। तो जो हम लोग समुद्र मंथन के बाद चल रहे थे, तो अब इस उसमें मैं बताना चाहूंगा कि समुद्र मंथन में बहुत सारी चीजें प्राप्त हुई थी। उनमें से एक थी बहुत इंपॉर्टेंट, जो है वो मनुष्य जीवन के लिए, या समझो कि हर प्रकार की योनि के लिए, वो था क्या? धन्वंतरी ज्ञान, धन्वंतरी कलश। धन्वंतरी एक कलश लेकर के आए थे, जो है आयुर्वेद का आधार, मेडिकल सिस्टम का आधार है धन्वंतरी ज्ञान। टोटल मेडिकल सिस्टम, चाहे एलोपैथी हो, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे होम्योपैथी हो, चाहे और कोई भी पैथी हो इस तरह की, सबकी सब वो है धन्वंतरी ज्ञान की देन। और स्वरयोग का तो बता ही दिया मैंने, स्वरयोग का बताया आपको, प्राणायाम का बताया थोड़ा सा, बाकी तो आप जान ही सकते हैं, एक्सपर्ट्स बहुत बैठे हैं। और श्वास योग का बताया जो सतयुग में चलता था। तो जो प्रकृति का एक और नियम है रिसाइकलिंग। और तमगुण बढ़ता कैसे है? वो कहते हैं ना कि शंकर ने विष को अपने गले में रोक लिया था, फिर उसका हुआ क्या? अमृत जो है विष्णु ने बांटा, तो वो तो पी गए देवता। एक वो राहु भी पी गए थे, तो राहु और केतु में 2 में डिवाइड किया उन्होंने। तो पर वो जो विष जो था, जो शंकर ने पिया था, अपने गले में रोका था, नीलकंठ कहलाए थे वो, तो उसका हुआ क्या? और वो उस समय में क्यों उनको पीना पड़ा यार, संभालना पड़ा, पीना पड़ा, यहां पर ये शब्द ही गलत है। एक्चुअली मैं कहूंगा कि उसको उन्होंने रिसाइकलिंग के लिए स्टोर किया। पर बात समझने वाली है कि ये आया कहां से? विष जो है समुद्र मंथन में से विष आया क्यों? विष नाम की चीज समुद्र मंथन में से आई कैसे? समुद्र मंथन में से आई तो इसका मतलब विष था उसमें, अमृत भी था, और समुद्र मंथन से दोनों निकल के आए, धन्वंतरी ज्ञान भी निकल के आया, और पता नहीं क्या क्या, गोल्ड सोना भी वहीं से निकल के आया।
लक्ष्मी लेकर आई। सतयुग में तो सोना था नहीं, रजयुग में आया है। तो सतयुग के एंड में, एंड का मतलब होता है जब सतयुग का डोमिनेशन ऑन त्रेता युग खत्म हुआ, तब हुआ था वो समुद्र मंथन। यानी हुआ तो त्रेता युग में था, लेकिन सतयुग का डोमिनेशन ना 48% डोमिनेशन, त्रेता युग का 48% पीरियड जो है सतयुग से डोमिनेटेड होता है। पता नहीं ये बात मैथमेटिक्स की है, कितने लोगों को समझ में आएगी नहीं आएगी, पर इसके ऊपर अलग से विषय, ये अलग विषय है, इसमें चर्चा की जा सकती है और की जाएगी, शायद पहले भी हुई है। तो सतयुग का खत्म होने का मतलब है जब त्रेता युग, सतयुग का डोमिनेशन खत्म हुआ, तब हुआ था समुद्र मंथन। और शंकर को वो अपने गले में सहेजना पड़ा जो विष था, क्योंकि उसको अब रिसाइकल होना था। वो रिसाइकलिंग, उनका जो गला था उस विष के लिए रिसाइकलिंग हांडी था। रिसाइकलिंग हांडी होती है जिसको कुछल्लेम हांडी कहा गया है। वो हांडी यानी जो हर चीज को रिसाइकिल करती है, रिसाइकिल हांडी ही कहलाती है वो। तो उनका गला उस समय में रिसाइकिल हांडी बना था इसके लिए, और अमृत के लिए रिसाइकिल हांडी बने थे देवतागण। देखो, तो अमृत भी तो शंकर को पिलाया जा सकता था, और विष और अमृत मिलकर के न्यूट्रल हो जाते। पॉसिबल तो था ही, पर नहीं किया गया ऐसा। अमृत को रिसाइकिल किया गया देवताओं के थ्रू, हलाहल विष को रिसाइकिल किया गया शंकर की गर्दन के माध्यम से। और क्या कहते हैं इसको, अमृत। और बाकी सोना तो आपको पता है वैसे का वैसा रहता है, रिसाइकिल होता ही रहता है। वो कभी एक जेवर बन गया, फिर उसको गला करके वापस सोना बना दिया, फिर उसको बना करके जेवर बना दिया। तो रिसाइकलिंग यही तो है, और क्या है। बीज था, उसको हमने बोया, वो फूटा, अंकुर बना, उससे पेड़ निकला, पेड़ के ऊपर फल लगे, फल के अंदर फिर बीज, बिग बैंग एंड ब्लैक होल। तो फिर बीज मिल गया हमें वापस। तो रिसाइकिल, बीज का रिसाइकिल हुआ, जो हमने बोया था वो रिसाइकिल किया, और फल में जो बीज मिला वो रिसाइकिल हुआ। क्योंकि आप देखते हो फल में कुछ कहीं जगह पे आप बीज खाते हो, बीज रिसाइकिल होते हैं आपके माध्यम से। तो किसी जगह पे आप बीज खाते हो, किसी जगह पे आप बीज के ऊपर का वो खाते हो। बादाम बीज खाए जाते, बीज रूप में खाए जाते हैं। अखरोट बीज रूप में खाए जाते हैं, ड्राई फ्रूट्स को। तो भी नॉर्मली जो चीजें बीज रूप में खाई जाती हैं वो गर्म होती हैं। ये बात एक बहुत इंपॉर्टेंट है समझने वाली। जो फल के रूप में खाई जाती है उनका जल तत्व प्रधान होता है, और जो बीज के रूप में खाई जाती है उनका अग्नि तत्व प्रधान होता है। ब्लैक होल जो है, अगर आप ब्लैक होल को समझो तो वो अपने अंदर सब कुछ खींच लेता है, यानी वो अग्नि प्रधान है ब्लैक होल। और तभी अंकुर फूटता है, यानी उसके अंदर इतनी गर्मी हो जाती है कि वो फूट जाता है, क्योंकि वो ब्लैक होल था। तो वो बीज बना और बीज फूटता है, काटा नहीं जाता, बीज को तोड़ा जाता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने वाली थी कि अग्नि तत्व बीज के जो इस्तेमाल करते हो तो वो उसका अग्नि प्रधान होता है, और फल जो होते हैं वो जल प्रधान होते हैं। ये तो मैंने एक छोटा सा वो बता दिया आपको।
तो पर हम मूल बात जो कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि धन्वंतरी ज्ञान जो है वो निकला समुद्र मंथन से, तो नेचुरली उसका उपयोग उसके बाद ही होगा ना, पहले कैसे हो जाएगा जब आया था ही नहीं तो। और समुद्र में विष और अमृत आया कैसे, ये बात आप समझ लो अब कि आजकल क्या हो रहा है, एक झगड़ा चल रहा है बहुत तेजी से, एक बहुत लड़ाई चल रही है कि समुद्र के अंदर, मेरे समुद्र के किनारे पर आप अपना पॉल्यूशन, अपना वेस्ट, न्यूक्लियर वेस्ट नहीं दबाओगे। न्यूक्लियर वेस्ट क्या है? पॉइजन ऑफ हाईएस्ट लेवल करंट नॉन सिचुएशन में। तो समुद्र के अंदर हम कितना पॉइजन भर रहे हैं और वो कंडेंस होता जा रहा है, कंडेंस होता जा रहा है, मिल मिल के कंडेंस बीज बनता जा रहा है। वो वही हलाहल विष बना जो सतयुग के एंड में समुद्र मंथन से टूटा। और उस समय में शंकर के अलावा कोई और ऐसा था ही नहीं जो कि उसको रिसाइकिल कर सकता था। और धन्वंतरी ज्ञान इसीलिए निकला कि वो जब रिसाइकिल हो रहा है तो उसका जो आउटपुट है, वो करते हैं ना, जब स्ट्रीम से जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हो तो बहुत धुआं निकलता है, बाई प्रोडक्ट, वो पॉल्यूशन क्या देते हैं उसको, पॉल्यूशन ही कहा जाता है उसको। तो जब विष रिसाइकिल हो रहा है इस लेवल का, तो नेचुरली उससे भी कुछ निकलेगा। तो वो तमगुण को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो रिसाइकिल होने के बाद जो वेस्ट निकल रहा है वो इतना कम है कि उसको पूरा त्रेता युग लग गया, पूरा द्वापर युग लग गया और आधे से ज्यादा कलयुग लग गया। और अभी भी वो पूरा रिसाइकिल हुआ नहीं है। रिसाइकलिंग की प्रोसेस अब तेज जाकर के कलयुग में जाकर के स्पीड पकड़ती है, उससे पहले तो बहुत ही स्लो, मतलब ना के बराबर समझो, नेग्लिजिबल। मैं भी पूरे त्रेता युग में 1% और पूरे द्वापर युग में अनदर 5-10%। वैचारिक प्रदूषण तक ही पहुंचा था, अभी वो शारीरिक प्रदूषण तक नहीं पहुंचा था। कलयुग में वो शारीरिक प्रदूषण तक पहुंचा। तो उससे बचने के लिए हमें अब कुछ करना पड़ेगा, और मेरे ख्याल से कर रहे हैं, सारे के सारे लगे हुए हैं इस काम में। पर धन्वंतरी ज्ञान से ये काम होना संभव नहीं है। कृष्णांश आए थे 95 में 1995 में, और वो कह गए थे कि भैया अब मैं तुम्हें नए सिस्टम दे करके जा रहा हूं, जो धन्वंतरी ज्ञान के आने से पहले यानी समुद्र मंथन से पहले यूज में थे उनको दे करके जा रहा हूं और उनका यूज करो। कलिका अवतार ने उसकी शुरुआत करवाई यूज करने की, और उसके बाद आगे चले गए। कलिका अवतार ने कब शुरू करवाई? 2013 केदारनाथ। केदारनाथ शंकर का स्थान है, बताइए आपको। तो केदारनाथ की इंपॉर्टेंस अब क्यों बढ़ रही है? इतनी बढ़ गई, पहले इतने लोग नहीं जा पाते थे, अब उसमें कोई ना कोई वो चलता रहता था, और अब इतना हो गया वो, उसमें केदारनाथ इतना इंपॉर्टेंट हो गया। अब उसका एकमात्र कारण यही है कि उसकी वहां से कलिका अवतार ने अभियान शुरू किया था, और मंदिर के पीछे आप आकर के बैठ गए थे कि मंदिर को नुकसान नहीं होना चाहिए। और जो रिसाइकलिंग की प्रोसीजर चल रहा है अब वो पीक पर आएगा, तो उससे कैसे बचना है
उसके लिए उन्होंने कहा कि समुद्र के पानी को इस्तेमाल मत करो, नदियों के पानी को इस्तेमाल करना शुरू करो। समुद्र में तो वेस्ट डाल ही रहे हैं सारे के सारे, सारा वेस्ट समुद्र में ही जा रहा है। पर वो कह गए, कलिका अवतार का जो संदेश था वो ये था कि अब जल को, नदियों के जल को उपयोग करो, कुछ तालाब हैं बने हुए उनका उपयोग करो। समुद्र का उपयोग छोड़ दो, नहीं तो वार चलती रहेगी, लड़ाइयां चलती रहेंगी, युद्ध नहीं रुकेगा। जब तक आप समुद्र का उपयोग करोगे जब तक युद्ध नहीं रुकेगा। समुद्र का उपयोग आज छोड़ दो, युद्ध रुक जाएंगे, सारे युद्ध रुक जाएंगे, पक्की बात है। हम वैचारिक प्रदूषण की बात कर रहे हैं, हम लोग वासुदेव धाम से बोल रहे हैं और ये सब चर्चा चल रही है। समुद्र मंथन को रेफरेंस लिया गया है। आज की जो चर्चा का विषय था, समुद्र मंथन को रेफरेंस लिया गया कि समुद्र मंथन से पहले क्या था। और कृष्णांश यानी महाविष्णु पृथ्वी पर आए थे 1995 में, तो वो देकर के गए हैं, तो वो वही देकर के गए हैं जो समुद्र मंथन से पहले था। और वो था ऐशो ज्ञान, उसका नाम दिया गया है ऐशो ज्ञान। ऐशो ज्ञान यानी अश्विनी कुमारों का ज्ञान। अश्विनी कुमार यानी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र। नब्ज ज्ञान दिया था उन्होंने। वाइब्रेशंस की जो बात करते हैं तो नब्ज ज्ञान। वाइब्रेशन का जब बात करते हैं तो नब्ज ज्ञान की बात करी जाती है। तो वो दिया था अश्विनी कुमारों ने, उसको समझो और उसके हिसाब से फिर श्वास योग जो सतयुग में यूज होता था उसका उपयोग करो और उस ज्ञान का, ऐशो ज्ञान का उपयोग करो और श्वास योग का उपयोग करो, तो आपकी जिंदगी, मनुष्य जीवन सर्वोत्तम, लिव 16 लुक 16, यानी 16 के दिखो, 16 के रहो, 16 के जियो, 16 की तरह के जियो वाली स्थिति आ जाएगी जो कि सतयुग में हुआ करती थी। सतयुग में 2-2 लाख 5-5 लाख उम्र हुआ करती थी लोगों की, तो वो श्वास योग और ऐशो ज्ञान की वजह से ही हुआ करती थी। और कलयुग का स्वर्णिम काल, गोल्डन पीरियड शुरू हुआ 2011 से। 11 नवंबर 2011 से कलयुग का स्वर्णिम काल शुरू हुआ था। और कृष्ण जो द्वारकाधीश थे उनको ब्रह्मांडधीश बनाया गया था। गुरु बृहस्पति ने राज तिलक किया था। द्वारकाधीश से ब्रह्मांडधीश बनाया गया था उनको। और उनके दरबार में यम को कुच्छल्यम बना करके हांडी लगा दी गई थी, रिसाइकिल हांडी, और सृजन के लिए कुच्छल भैरव, और उनके साथ में महाकाली। सृजन का रूप यह हुआ था शुरू। सृजन के लिए इनको बिठाया गया था, कुच्छल भैरव को, और उनके साथ महाकाली, निश्चल माता कहते हैं उनको। महाकाली को कलयुग में निश्चल माता कहा गया है। और वो हसनपुर कला एक जगह है मेरठ के पास, हापुड़ के पास, हापुड़ और मेरठ के बीच में कोई जगह है, मुदाफरा करके, नहीं मुदाफरा नहीं, हसनपुर है एक जगह, परीक्षित गढ़ी के पास कहलाती है वो। मेरे ख्याल से जो वो है ना अपना मुक्तेश्वर, गढ़ मुक्तेश्वर, उसके रास्ते में आता है। अगर मेरठ से आप गढ़ जाओ तो वो एरिया आता है। वहां पर बैठी थी वो महाभारत के बाद से। तो ये सब चीजें आपको वहां पर जाकर के मिल जाएंगी। देखने वाली चीजें हैं, क्योंकि ये विजिट करने वाली, देखने वाली चीजें, तो आप वहां जाकर के देख सकते हैं। मैं तो आपको सिर्फ जानकारी दे रहा था। हम लोग बात कर रहे थे वैचारिक प्रदूषण की, तम गुण।
तामसिक एंटीडोट। तो आज के लिए मेरे ख्याल से मैंने काफ़ी जानकारी दे दी है, पर बहुत कम है अभी, तो इसके बारे में अगले वीडियोस में जानकारी दूंगा मैं। तब तक के लिए आज का कार्यक्रम मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। अहम सत्यम जगत सुंदरम अहम शवम शिवम पंच तत्व सत्यम पंचारक सत्यम योग व योगा सत्यम कृष्णांश ही आत्मा सत्यम सत्यम शवम शिवम।